तो ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, मतलब कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? हाँ, सबसे पहला है ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मोबाइल जिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं उसमें सबसे पहला है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ये कैसे दिखेगा? आप थोड़ा आप एडजस्ट हो जाओ, इधर हो जाओ, इस साइड हो जाओ। क्या मुझे भी यहाँ पे खड़े रहना ही पड़ेगा? और सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिखना। एक तो एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये एप्पल वाला iOS, ठीक। फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक और है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी 2-3 साल में ही आया है क्वेश्चन, इसीलिए बता रही हूँ। एक और है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लिख रहे हैं मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके नाम, ठीक है। तो पहला मैंने बताया सिम्बियन, सिम्बियन पहला है। उसके बाद और दूसरे, एक तो एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, विंडोज, पाम, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। फिर है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम नहीं लिखे, मैं अलग से लिखवा दे रही हूँ। एक है मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम, मीगो ओएस, मीगो MEEGO, मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम भी। बाड़ा क्या बोलते हैं इसको? बड़ा, BADA, ठीक है। TIZEN, टाइजन, टाइजन है, ठीक है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है अली, ALI। यहाँ पे लिखा है कि कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा लिखना, मीगो, टाइजन और अली, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सिम्बियन, ठीक है। उसके बाद ये इनका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, बट याद रखो पाम, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के बाद iOS भी याद रहेगा, ब्लैकबेरी है, विंडोज, बड़ा, ठीक है। फिर एक और वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर 3 और मीगो, टाइजन और अली। इनमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। बस इसमें इतना ही। और कल हमने मैक वाले कुछ देखे थे, मैक के भी कुछ वर्जन्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पे मैक लिखा था ना वहीं पे लिख देना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कल लिखा था हमने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके वर्जन्स लिखिए। एक है मोजावे, 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 ठीक है। फिर है बिग सुर, बिग सर भी बोल सकते हैं, बिग सुर, BIGSUR। फिर है सियरा, SIERRA, ठीक है। फिर है हाई सियरा, ये कुछ वर्जन्स है मैक OS के, ठीक है। मोजावे, बिग सुर, सियरा और हाई सियरा, ठीक है। तो बस इसमें इसीलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाएगी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैक OS नहीं है, तो ये चारों याद कर लो। अब हमने अभी देखा मोबाइल वाले, कल हमने देखे थे एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सबकी लिस्ट जरूर एक बार देख कर जाना, देख कर के याद करके ही जाना है। अब नेक्स्ट हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। बताइए क्या जरूरत होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, क्यों जरूरत होती है? कैसा?
कमांड ले सके, तो ले सकता है, ठीक है, वो कमांड ले सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो कंप्यूटर क्या हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं? नहीं समझता। तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज? हाँ बोलिए। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। देखो कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझता है क्या? ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इनको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है क्या? नहीं समझता। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेजेस है उसको ही समझता है। तो सबसे पहले लिखना, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। अब अगर कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझता, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में ही समझ में आ रही है, तो कुछ ट्रांसलेटर होंगे। किसी ट्रांसलेटर के नाम पता है आपको? कौन से? हाँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और एक और होता है असेंबलर। ठीक है, तो ये जो होते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, तो ये जो होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में, जिसको फिर कंप्यूटर डिकोड करता है, कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। ठीक, लिखना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप्स। पहला, पहला पहला लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पहला है लो लेवल लैंग्वेज, पहला है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज लिखिए पहला। हिंदी है, इंग्लिश है आपका मीडियम? हिंदी है, लेकिन ये जो कंप्यूटर की टर्म्स है ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लिखना है तो निम्न स्तरीय स्तरीय भाषा लिख देना, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज लिखो, ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। लो लेवल लैंग्वेज, तो क्या आएगी लो लेवल लैंग्वेज में? पहला तो मशीन लैंग्वेज, दूसरा बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर इसको समझ सकता है, तो लिखना थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को समझने के लिए भी हमें चाहिए असेंबलर, कंपाइलर वगैरह। ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। वैसे तो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। सेकेंड क्या हो जाएगी? क्या हो रहा है? ये हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड है मीडियम लेवल लैंग्वेज, सेकेंड लिखना मीडियम लेवल लैंग्वेज। पहला हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, सेकेंड है मीडियम लेवल लैंग्वेज। क्या? हाँ, पहले लो हुआ, सेकेंड है मीडियम, सॉरी। ठीक है, सेकेंड है मीडियम लेवल लैंग्वेज, सेकेंड है मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ठीक है, इसमें आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब ये लैंग्वेज को भी, ये भी असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर नहीं समझेगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, तो क्या यूज करेंगे? अभी आप लोग ने बोला था असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है लो लेवल में, तो असेंबलर यूज होगा। तो पहला पॉइंट लिखना इसमें,
इसमें कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी? पहला तो असेंबली लैंग्वेज, पहला तो असेंबली लैंग्वेज, दूसरा इसमें असेंबलर यूज होता है, ठीक है, असेंबलर यूज होगा जो क्या करेगा, क्या करेगा ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, इसको मशीन लैंग्वेज में या तो फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूछो, आ रहा है? ठीक है, मैंने ये बताया मीडियम लेवल लैंग्वेज, इसमें आती है असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको भी कंप्यूटर समझ नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझ रहा है, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज को। तो अब हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंबली लैंग्वेज को, तो वो कौन कन्वर्ट करेगा? असेंबलर, ठीक है। अब मैंने बताया था इसमें ये बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, ये 0 और 1 को समझ रहा है, मतलब नंबर्स को समझ रहा है, ठीक है। जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे नंबर्स यूज नहीं होते, यहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, वर्ड्स आर यूज्ड, मतलब अक्षर यूज होते हैं इसमें, अक्षर का भी और सिंबल का यूज होता है। जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल में, ऐड, ऐड का मतलब एडिशन के लिए ऐड सिंबल यूज होगा, फिर होगा सबट्रैक्ट में सब, ठीक है। फिर आता है ट्रान, ट्रान किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए ट्रान। कुछ समझ में नहीं आया पूछो, आ रहा है? ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? नंबर्स यूज हो रहे हैं बाइनरी फॉर्म में 0 और 1। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? वर्ड्स और सिंबल यूज हो रहे हैं, जिसमें से भी ऐड, सब, ट्रेन और ऐसे टाइप के और भी सिंबल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखना, इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और ट्रांसलेटर का नाम क्या है? असेंबलर, ठीक है। लो लेवल हो गई, मीडियम हो गई, थर्ड हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग अभी हो रही है, ठीक है, वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही हो रही है। अभी हम ये देख लेंगे इसके बाद कि कौन से जनरेशन में कौन सी यूज हुई है, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हाई लेवल लैंग्वेज, अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी कंप्यूटर समझ लेगा क्या? ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड प्रोग्रामर्स से बहुत कम ही होते हैं। जनरली प्रोग्रामर्स हाई लेवल और मीडियम लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उसको डिकोड किया जाता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें लिखना हाई लेवल लैंग्वेज में ये 3 टाइप की होती है। पहला लिखना प्रोसीजरल लैंग्वेज, पहली होती है इसकी प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल, इसमें पहली होती है प्रोसीजरल, ठीक है। इस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग की जो एक एक स्टेप है उससे मतलब होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिखना, उस दिन बताए थे मैंने बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म बताइए। बिगिनर्स, हाँ हाँ बता, क्या बोल रहे हैं? मैंने ये बताया, एक होती है प्रोसीजरल और दूसरी मैं बताने वाली हूँ नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसको प्रोग्राम की स्टेप से मतलब होता है, वो स्टेप्स देखती है कि स्टेप सही से है कि नहीं, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को इससे मतलब नहीं होता, किसी भी स्टेप में मतलब कैसे भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में। लेकिन प्रोसीजरल में लिखा ही हुआ है कि प्रोसीजर चाहिए उसको, तो वो प्रोग्राम की स्टेप देखेगी वो लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। सबसे पहले बेसिक का फुल फॉर्म बोलिए। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। और दूसरी कोबॉल, बताया था मैंने ये भी, कोबॉल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिक कोबॉल, और लिखो फॉरट्रेन, हाँ फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अभी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज उतनी यूज नहीं हो रही, पहले यूज होती थी,
ठीक है, अभी नॉन प्रोसीजरल पे आ गए हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है जो C++ वगैरह है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स है बेसिक, कोबॉल, फॉरट्रेन। इनको प्रोग्रामर्स की स्टेप से मतलब होता है, अपने शब्दों में अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन प्रोसीजरल। नाम में ही लिखा है नॉन प्रोसीजरल, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें लिखना नॉन प्रोसीजरल में आ जाएगी SQL वगैरह। कल पढ़ा था हमने SQL, MySQL वगैरह, डेटाबेस में, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। SQL इसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लिख लो इसके आगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजरल होती है। ठीक है, इसको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इसको प्रोग्राम्स की स्टेप से कोई मतलब नहीं है। और प्रोसीजरल में है, प्रोसीजरल के एग्जांपल क्या लिखे, कोबॉल, फॉरट्रेन, बेसिक वगैरह, और इसके SQL। फिर थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोई है यहाँ पे CS वाला, ग्रेजुएशन में या तो स्कूल में? लिंक कहाँ से चली गई थी, कहाँ से छूटा है आपका? हाँ, नॉन प्रोसीजरल में मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि इसका एग्जाम्पल है SQL। SQL जो लैंग्वेज होती है वो नॉन प्रोसीजरल होती है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किसी ने की है प्रोग्रामिंग वगैरह स्कूल कॉलेज में? स्कूल में 11th-12th में रहा होगा, ऑप्शनल। 10th में था, अच्छा। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है यहाँ पे? जावा, C++, हाँ हाँ, पाइथन वगैरह, रूबी, है ना, ये सब आ जाती है। तो इसके जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके एग्जांपल्स लिख लो, इसके एग्जांपल्स लिखना। पहला है C++, फिर जावा, फिर है पाइथन। ठीक है, ये वाला भी आती है C#, है ना, फिर है रूबी। आगे हमें ये भी देखना है कि रूबी लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस की, कौन थे इसके। ठीक है, अभी तो ये पढ़ते हैं C++, जावा, पाइथन, C#। ठीक है, रूबी वगैरह ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? क्वेश्चन यही आएगा कि हाँ, इनमें से नहीं है। C++ तो बहुत बात की है, सी नहीं, वो भी नहीं है। पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लिख लेना सिम्यूला। सिम्यूला, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, सिम्युलेशन लैंग्वेज। सिम्युलेशन लैंग्वेज, सिम्युलेशन लैंग्वेज। ठीक है, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर ये पूछ लिया कि पहली पूरी तरीके से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होगी, तो ये दूसरी है, ये है, लिखना फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, OOL। ठीक है, स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक एक है सिम्यूला, ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन उसके बाद प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज OOL, तो वो स्मॉल टॉक है। दोनों याद रखना, ठीक है। स्मॉल टॉक, SMALLTALK, स्मॉल टॉक। पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? सिम्यूला। सिम्यूला का फुल फॉर्म सिमुलेशन लैंग्वेज, और उसके बाद प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज स्मॉल टॉक। ठीक, एक और लैंग्वेज होती है, एक और टाइप लिख लेना इसमें, VRML। ये हाई लेवल लैंग्वेज में, इसी में एक और लिख लो VRML। ये इसलिए बता रही हूँ, ये जनरल बुक्स में नहीं मिलेगा, बट ये भी, इसका फुल फॉर्म भी PSC में आ चुका है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिखना VRML, इधर कर दे रही हूँ। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखो। ठीक है, VRML, इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल
रियलिटी मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में जो यूज हो रही है वो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज VRML है, मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। जितने भी फुल फॉर्म्स का मैं बताती हूँ वो पढ़ने ही है, याद करने ही है, ठीक है ना। जैसे पेस हो गया, ये VRML अभी, और हमने बहुत सारे पढ़े, सिम्यूला, वो कल पढ़ा था यूला। जितने भी फुल फॉर्म्स है, जनरल वाले तो आ जाते हैं एनईए के यूनिक वाले, क्योंकि पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सेप्शंस वाले हैं उनको याद रखना। ये मैंने बताया वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इतना समझ में आ गया? ठीक है, हमने कितनी लैंग्वेज पढ़ी? 3 टाइप की पढ़ी, लो लेवल, मीडियम लेवल और फिर हाई लेवल। लो लेवल को कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है, ठीक है। और उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम रहता है उसको, उसका जो कोड रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ये मैं अभी समझाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इतना समझ जाओ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ रहा है। फिर हमने पढ़ा मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है? वर्ड्स को किसमें समझ रहा था? संख्याएं किसमें थी? लो लेवल में। उसके बाद अगर हमको वर्ड्स वगैरह देखने हैं, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, अक्षर, अक्षर और सिंबल किसमें होते हैं? मीडियम लेवल लैंग्वेज में, जिसमें असेंबली लैंग्वेज आती है। जैसे मैंने बता दिया एडिशन के लिए ऐड वगैरह, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसलेशन के लिए ट्रांस वगैरह। फिर हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसमें पहली थी प्रोसीजरल, जिसको प्रोग्रामर की मतलब प्रोग्रामिंग की स्टेप से मतलब होता है, प्रोसीजर से, तो उसमें आ जाएगी कोबॉल, बेसिक, फॉरट्रेन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा नॉन प्रोसीजरल, तो इसमें एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर हमने एक और देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसमें C++, जावा, पाइथन, ये सारी आ जाएगी। इसमें भी पहली कौन सी है? तो सिम्यूला है, सिमुलेशन लैंग्वेज। और पहली प्योर कौन सी है? तो स्मॉल टॉक, ठीक है। फिर हमने VRML देखा, वर्चुअल रियलिटी में जो लैंग्वेज यूज होती है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लिखना, या हेडिंग दे दो, मतलब हेडिंग मत दो, एक पॉइंट लिख दो कि हाउ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क्स, मतलब कैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग काम करती है, ठीक है। लैंग्वेज के उस आधार पर बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस मैं उतना नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कैसे कोड को कंप्यूटर समझता है, मतलब असेंबलर और कंपाइलर का यूज कहाँ होता है, बस ये। इतना डीप नहीं आएगा, ठीक है। जितना पढ़ रहे हैं, जितना मैंने वो स्लाइड में बताया उतने को ही पढ़ लेना, बस वो टेबल को ही पढ़ के चले जाना, लेकिन समझाने के लिए तो समझना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, देखो कंप्यूटर में कैसे, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हम प्रोग्रामर है, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैंने ये बोला था कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती कंप्यूटर पे, मतलब कोड वगैरह बता रही हूँ। अपने हिसाब से हेडिंग डाल लो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो, प्रोग्रामर हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक प्रोग्रामिंग की हाई लेवल लैंग्वेज में है, मतलब मैं ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का बता रही हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज पे मतलब मेरा प्रोग्राम है सोर्स कोड पे, इसको सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। जो मेरी प्रोग्रामिंग है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको कंप्यूटर समझ लेगा क्या? सोर्स कोड को नहीं समझ सकता, हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है क्या? नहीं। उसके बाद हमको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए। वो क्या कन्वर्ट करेगा किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। उसके पहले वो असेंबली में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर चाहिए। अब ट्रांसलेटर में इसके बाद बताऊंगी कि किसमें कौन सा ट्रांसलेटर लगता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या इसमें कन्वर्ट करना है? मीडियम लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो सोर्स कोड पे ही है, उसको ऑब्जेक्ट कोड तक जाना है, ऑब्जेक्ट कोड को समझेगा कंप्यूटर। इसके बाद मीडियम से फिर एक और ट्रांसलेटर लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? असेंबलर जो मैंने बताया था, है ना। असेंबलर क्या करेगा? मीडियम लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ले जाएगा, और यहाँ पे वो फाइनली उसको क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक है। बनाना चाहिए, एक बार बना लो समझने के लिए बस, कि कैसे कंप्यूटर कोडिंग पे काम करता है, ठीक है। हाँ, पूरी प्रोसीजर। फिर लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, मतलब हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जनरली C++ वगैरह पे, उसको कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, मशीन भाषा को समझता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस होती है, उसके बाद ही
कंप्यूटर इंटरप्रिटेट कर पाता है उसको, ठीक है। हाँ, एक बार और बता दूं, देखो सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे हो रही है, एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे C++ पे कर रहे हो आप, ठीक है, जावा पे कर रहे हो। अब इसमें जो कोड है वो होगा सोर्स कोड, ये याद रखना। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि प्रोग्रामर जो कोड पे काम कर रहा है वो सोर्स कोड कहलाता है। उसके बाद वो मीडियम लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो हाई लेवल है, हाई लेवल से मीडियम में जाएंगे, मीडियम से लो, ठीक है। उसके लिए उसको कोई ट्रांसलेटर चाहिए, वो मैं बताऊंगी कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे उसको एक ट्रांसलेटर लगेगा जो मीडियम लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज मतलब ये असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। अब मीडियम से, मीडियम को समझ रहा है क्या कंप्यूटर? उसको भी नहीं समझ रहा है, तो मीडियम के बाद हमें क्या जाना पड़ेगा? लो लेवल लैंग्वेज में। इसीलिए यहाँ पे फिर से एक ट्रांसलेटर लगेगा, जैसे असेंबलर ले लेते हैं, ठीक है। असेंबलर क्या करेगा? मीडियम लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और फिर फाइनली हमको ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है, जो कि बाइनरी फॉर्म में है या तो मशीन फॉर्म में है, ठीक है, मशीन कोड में है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। इतना डीप नहीं आता, लेकिन मेंस में भी एक टॉपिक है, प्री में भी है, ठीक है। फिर तो यूनिक्स लिनक्स भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, इसीलिए पढ़ना जरूरी है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना ट्रांसलेटर ऑफ कंप्यूटर, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कर लो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सबसे पहला क्या होगा? असेंबलर। सबसे पहला लिखना, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। सबसे पहला है असेंबलर। असेंबलर के बारे में मैंने क्या बताया था? असेंबलर क्या कर रहा था? हाँ, मतलब मीडियम को या फिर हाई लेवल को लो लेवल पे ले जा रहा है। तो उसके पास कोड क्या है? पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज वाला सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, मतलब मैं ये बता रही हूँ, अभी मैं बताऊंगी जब कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता, डायरेक्ट हमें मशीन फॉर्म में मतलब मशीन एक प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, तो वो इंटरप्रिटेटर होता है। इसीलिए मैं तीनों को समझा रही हूँ। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज है इसको, और इसका डेटा इसके पास किस में है? सोर्स कोड में है, ठीक है। ये बना लो ऐसे तीनों सोर्स कोड में, इसको ये ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब अब यहाँ पे क्या दे देगा? ये ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। पहले ये बनाओ, ऑब्जेक्ट कोड दे देगा, और ऑब्जेक्ट कोड के बाद मतलब पहले ऑब्जेक्ट कोड आएगा, फिर हमें लो लेवल लैंग्वेज मिल जाएगी या तो मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड के बाद फाइनली मशीन लेवल लैंग्वेज मिल गई, ठीक है। पहले ये कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें मशीन लेवल लैंग्वेज मिलती है। फिर नेक्स्ट है कंपाइलर। क्या करता है कंपाइलर? प्रोग्रामिंग जिसने की है वो बताए, कंपाइलर क्या करेगा? जैसे हमने कोई प्रोग्रामिंग की, ठीक है, प्रोग्रामिंग, हाँ, कंपाइल छोटा नहीं करता, नहीं 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 नहीं, कंपाइलर का ये प्रोग्रामिंग में अलग क्या होता है? नहीं नहीं, जो भी एरर्स होते हैं ना उनका पता लगवाता है, ठीक है। सिंटैक्स एरर, इसमें दो तीन एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर, ये सब होते हैं, इनका पता लगवाता है कंपाइलर। और कंपाइलर क्या काम करता है कि पूरे प्रोग्राम का एक साथ पता लगवा देता है, ठीक है। इंटरप्रिटेटर भी वही करेगा, लेकिन इंटरप्रिटेटर का काम ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन पता लगवाएगा, ठीक है। हमें अब डिफरेंस भी हम एक बार इसके बाद देख लेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, बट एक बार समझ लो कंपाइलर क्या काम करता है? एरर को फाइंड आउट करता है अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग की है, ठीक है। तो लिख देना इसके आगे, एरर्स, फाइंड आउट एरर्स, एरर को, एरर का पता लगाता है, एरर तो समझते हैं ना, ठीक है, फाइंड आउट एरर्स, हाँ। इसको ये हाई हाई लेवल भी हो सकती है, मतलब मीडियम लेवल भी हो सकती है, इसको हाई लेवल मतलब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज लिख दो, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज,
ठीक है, अब कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब किस कोड में है उसके पास, सोर्स कोड में है, फिर किस में कन्वर्ट करेगा वो, ऑब्जेक्ट कोड, और फाइनली मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सेम ऊपर जो है वो सेम इसमें भी यही होगा। और ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी कहते हैं ना। इसमें एक पॉइंट लिखना कि कंपाइलर एक साथ एरर का पता लगाते हैं कंपाइलर एक साथ एरर का पता लगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम यही है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एरर का पता लगाएगा। ठीक है, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट लिखना इंटरप्रेटर, ये इसका भी काम ये होगा। देखो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके पास, सोर्स कोड। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में करेगा, ऑब्जेक्ट कोड नहीं देगा। यही मैं बताना चाह रही हूँ तब से कि ये डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में दे देगा, हाई लेवल से मशीन लेवल में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता है। ठीक है, इसमें याद रखने के लिए एक ही चीज है कि ऑब्जेक्ट कोड नहीं देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं आता, डायरेक्ट वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्या, हाँ, जैसे मैंने इधर बताया कि ये असेंबलर है, इसके पास असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज है। ये मशीन असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लो लेवल। ठीक है, लो लेवल में कन्वर्ट करने से पहले ये क्या करता है, इसके पास एक कोड है, सोर्स कोड। सोर्स कोड को वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट कोड फाइनली फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसमें भी कंपाइलर में भी हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज है, सोर्स कोड के फॉर्म में है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और फिर फाइनली वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इंटरप्रेटर वैसा नहीं करता। इंटरप्रेटर उसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड में उसके पास है वो प्रोग्राम, लेकिन वो डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देता है, वो ऑब्जेक्ट कोड का उसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब समझ में आया, ऑब्जेक्ट कोड नहीं, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देगा, जिसको कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, हाँ, एक और पॉइंट लिख देना कि ये एरर फाइंड आउट कर रहा है, ये भी एरर फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन एरर फाइंड आउट करता है। मतलब ज्यादा अच्छा कौन है, इंटरप्रेटर है, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब एरर फाइंड आउट करेगा तो ज्यादा अच्छे से एरर निकल पाएंगे, लेकिन स्लो काम करेगा। अगर पूछ ले कंपाइलर और इंटरप्रेटर में काम जल्दी कौन कर रहा है, ये एक साथ इसने करके दे दिया तो ये फास्ट है कंपाइलर, और इंटरप्रेटर स्लो है। यही इनका डिफरेंस है। ये लाइन बाय लाइन हमें दे रहा है एरर ढूंढ के, और ये एक साथ दे रहा है कंपाइलर, और वो इसीलिए फास्ट होगा, ये स्लो होगा। ठीक है, समझ में आया इतना, कोई भी डाउट है इसमें, कुछ भी हो पूछ लो। अभी जब नेटवर्क वायरस पढ़ोगे तब तो और थोड़ा सा दिमाग खोलो टेक्निकल वाला। आईसीटी के क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, जो हमने पढ़ा है ये तो सिर्फ समझ के लिए है। हाँ, क्वेश्चंस कुछ कुछ आएंगे उसमें से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, बट हमको ये सिर्फ समझ डेवलप करनी है आईसीटी में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैंने जो ये बताया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बता दो। एक है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। क्या बताया मैंने सबसे पहले तो, हाँ, ठीक है, दोनों ही एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरे पूरे प्रोग्राम की एक साथ, और ये लाइन बाय लाइन। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं कि कंपाइलर जो होता है वो एक साथ कर देता है, मतलब एक साथ दे देगा, क्या बोलेंगे, फाइंड आउट द एरर्स, नहीं, देखो मैं ही वो हो गई, ये तो लाइन बाय लाइन कर रहा है, स्टेटमेंट वाइज पहले इसका लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन एरर फाइंड आउट कर रहा है, बना लो ऐसा। ठीक है, ठीक है, लाइन बाय बना लो, मेंस के लिए बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये एक साथ एरर फाइंड आउट कर रहा है, मतलब क्या लिखेंगे यार, एक सेकेंड। हाँ हाँ, फाइंड आउट एरर कंप्लीटली, हाँ, फाइंड आउट एरर कंप्लीटली एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम।
ठीक है, हिंदी में लिख देना, एक साथ एरर फाइंड आउट कर देता है। फिर नेक्स्ट, कंपाइलर क्या होता है, फास्ट होता है, और इंटरप्रेटर स्लो। फिर मैंने बताया था इसमें ऑब्जेक्ट कोड बनेगा ना कंपाइलर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और इसमें नहीं बनता, तो नो ऑब्जेक्ट कोड, नो ऑब्जेक्ट कोड लिख दो। और एक और बताया था कि मोर एक्यूरेट डेटा किस में मिलेगा, फिर ये धीरे धीरे कर रहा है तो इंटरप्रेटर में, ठीक है, तो मोर एक्यूरेट, और ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट, ऐसा नहीं है कि देगा नहीं, बट हाँ एक्यूरेट कंपेयर टू इंटरप्रेटर जरूर लिख देना। ठीक है, लेस एक्यूरेट कंपेयर टू इंटरप्रेटर, मैं हिंदी में लिख दूं क्या, हिंदी में लिखना है। इसमें ऐसा है कि डेटा को ज़्यादा अच्छे से देता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर जो है वो एरर को उतने अच्छे से नहीं देता इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, तो उसको अपने लाइन इसमें लिख दो, मोर एक्यूरेट लेस एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट। कंप्लीट, ये यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक सही बात है, नहीं बनेंगे। हाँ हाँ हिंदी में, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हाँ पूरा मत लिखना, पहले इसमें लिख देना। जैसे कंपाइलर में वो पूछ रहे हैं कि अगर मेंस में आ गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस, हाँ ऐसे मत लिखना पूरा ही इंग्लिश में, लेकिन ऐसे लिखना, मैं बता रही हूँ, उसमें वर्ड्स यूज कर देना कि ये एरर का पता लगवाता है, एक साथ एरर का पता लगाता है। इसमें लिख देना कि लाइन बाय लाइन को क्या बोलेंगे, एक एक लाइन से एरर का पता लगाता है, ठीक है। अब हिंदी में बहुत अच्छे शब्दों का यूज करना, मेरा हिंदी नहीं है इसलिए मैं उतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। फिर नेक्स्ट है फास्ट होता है, मतलब ये प्रोग्राम जल्दी जल्दी कर देता है, ठीक है, और ये धीरे करता है, ठीक है, तेजी से और ये धीरे से। फिर ये ऑब्जेक्ट कोड, हाँ इसको लिखना है, ऑब्जेक्ट कोड देता है, ऑब्जेक्ट कोड ही लिखोगे, ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता है, ठीक है ना। फिर लिखना, इसमें लिखना कि ये एक्यूरेट को क्या बोलते हैं, सटीक होता है, हाँ सटीक, ये इंटरप्रेटर की अपेक्षा कम सटीक और ये ज्यादा सटीक, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखना है। मीडियम चेंज करना है क्या, नहीं लेकिन सच में इंग्लिश इजी होती है। क्या, लेकिन लिखना हिंदी में ही, लिखना हिंदी में ही, और वैसे भी कंप्यूटर वाला जो रहता है ना, थोड़ा हिंदी वाले जो है इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इवन देवनागरी जो बोलते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। चलो हो गया, यहाँ पे पूरा लैंग्वेज भी कंप्लीट हो गई, पहले सॉफ्टवेयर पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी लैंग्वेज, ये यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हो सके तो मैं कल कोशिश करती हूँ कि इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का, है ना। क्या, साइबर सिक्योर वो तो बहुत आगे की बात है, अभी नेटवर्क ही नहीं पढ़े, इंटरनेट ही नहीं, और साइबर सिक्योरिटी, इतनी जल्दी सिक्योरिटी। ठीक है, हेडिंग डालना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बताओ क्या होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बताइए कैसे समझाएंगे, मतलब पता तो है इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या समझा के बताओ मुझे। बहुत सही। मैंने ट्रांसलेशन नहीं बोला था।
ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? हर डेटा इंफॉर्मेशन होगा? हर इंफॉर्मेशन डेटा हो सकती है, लेकिन हर डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। देखो, पहले हमारे पास रॉ डेटा होता है। हर रॉ डेटा इंफॉर्मेशन हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें से कुछ यूजफुल डेटा होगा, वो इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गया। फिर कम्युनिकेशन क्या होगा? अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो हमें, है ना, गॉसिप भी करनी है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेट करना है, मुझे यहाँ से दूसरे देश में कहीं भी कम्युनिकेट करना है, ये सूचना को पहुंचाना है, तो कम्युनिकेशन कहलाएगा। फिर टेक्नोलॉजी, अब सूचना को किसी के थ्रू पहुंचानी भी है, जैसे फोन हो गया, लैप मतलब नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी? टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना है। फिर कम्युनिकेशन, जिससे हम मतलब उस सूचना को पहुंचाना, कम्युनिकेशन कहलाएगा, और जिस टेक्नोलॉजी से पहुंचाएंगे वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ, अब ये ठीक है, ये तो पता चल गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके कुछ कंपोनेंट भी होंगे, क्या क्या चाहिए हमको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आया हुआ है कि आईसीटी के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो हमको लोग चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो लोग चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, पहला पीपल चाहिए। नहीं, वो सेंडर वाला अलग है, वो तो कम्युनिकेट, वो जो सेंडर रिसीवर उसके आ जाएंगे इसमें कुछ कुछ, लेकिन और भी आईसीटी वाला पूरा टोटल अलग। वो कम्युनिकेशन का हमें पढ़ना है, वो अलग से, वो सही बोल रहे हो, सेंडर रिसीवर, फिर मीडियम चाहिए, फीडबैक चाहिए, वो अलग है। ठीक है, पहले तो पीपल या फिर ह्यूमन रिसोर्स, फिर उसके बाद, अब पब्लिक तो मिल गई। ठीक है, फिर कोई सूचना भी तो होगी। ठीक है, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, सेकंड लिखना, डेटा। डेटा, ठीक है, डेटा है, डेटा से फिर हमको क्या निकालना है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा भी होगी, इंफॉर्मेशन भी इसका कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब पीपल हो गए, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो हमें कोई, जैसे फोन, फोन क्या है? हार्डवेयर है ना, तो एक हार्डवेयर लगेगा। ठीक है, एक हार्डवेयर लगेगा। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी लगेगा क्या? ठीक है, तो फिर सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हाँ, अब ये सब, ये सारी चीजें होने के लिए एक प्रोसेस लगेगी, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी, तो फिर प्रोसेस। ठीक है, ये सब कंपोनेंट होते हैं, इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है और कौन से कंपोनेंट है। मेंस में पूछ सकता है 2 नंबर में, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। ठीक है, तो सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर हमारे पास डेटा चाहिए। डेटा होगा तो उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन लगेगी। फिर हार्डवेयर, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी, हार्डवेयर जैसे मोबाइल फोन ले लो, कंप्यूटर ले लो। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और उसके बाद प्रोसेस, सारी प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस लगेगी। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी है। ठीक, वो पूरी प्रोसेस में ही आ जाएगा, एनर्जी सोर्स के बिना नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन वो प्रोसेस में ही आ जाएगा, जितनी भी अलग चीजें है वो प्रोसेस में आ गई। बाकी हाँ, ये बहुत जरूरी है, पीपल हमें लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे? ह्यूमन रिसोर्स भी है, डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक और प्रोसेस, ये 6 इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हमें एक आईटी एक्ट लिखना है, 2000। आईटी एक्ट कब का है? 2000 का है ना, तो बस इसके कुछ कुछ लिख लो, इसमें कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, याद रखने के लिए। आईटी एक्ट 2000, ठीक है, आईटी एक्ट 2000, ये कब से लागू हुआ? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को शायद।
आईटी एक्ट एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या बताया मैंने आईटी एक्ट में? सबसे पहले लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, डेट पूछी जा सकती है, पूछ लेंगे डेट 17 अक्टूबर 2000। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया, इसमें कितनी धाराएं हैं? कोई भी एक्ट आता है उसमें धाराएं होते हैं, चैप्टर होते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा। कोई भी एक्ट, जैसे एसटीएससी एक्ट की बात करें या फिर कोई अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें भी धाराएं होती है। ठीक है, तो टोटल कितने इसमें धाराएं हैं? 94 सेक्शंस है। फिर अगर हम बात करेंगे अनुसूची की, तो कितनी अनुसूचियां? 4 शेड्यूल, 4 शेड्यूल है। और कितने अध्याय? अगर अध्याय पूछ लेगा तो 13 चैप्टर। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अनुसूची अलग होती है, अध्याय अलग होते हैं। ठीक है ना? हमने पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हम अनुसूची शेड्यूल पढ़ते हैं, पार्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स अलग होते हैं। सब समझ में आता है ना? अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, तो ये सब अलग अलग है। ठीक है, अनुसूची कितनी? 4, 13 चैप्टर और 94 सेक्शंस। फिर मैंने बताया इसका अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कब हुआ? 2008 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स पढ़ने हैं हमें। बताओ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल होगा? लोकल एरिया, हम यहाँ पे बैठे हैं वो लोकल एरिया। अगर हम किसी कॉलेज के कॉलेज में जाएं, ठीक, क्या कि कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब वो लैन का ही पार्ट होता है। लैन का मतलब होता है कि लैन में जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, लैन के भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल मतलब जैसे 10 मीटर तक जो ब्लूटूथ होता है। ठीक है, वाईफाई इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल है वो ब्लूटूथ होगा। जो मैं बता रही हूँ कैंपस वाला, कि अगर कैंपस में जाते हो स्कूल के, कॉलेजेस के, तो वहां पे भी लैन है, लेकिन लैन का भी कौन सा टाइप? कैंपस एरिया, कैन। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे नेटवर्क समझते हैं। सबसे पहला लिखना लैन। अच्छा, लैन को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैन को? बताइए, कोई भी बताओ। लैन, इथरनेट बोलते हैं, इथरनेट। ठीक है, हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, इसे इथरनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से क्या समझ में आ रहा है? लोकल एरिया के लिए, है ना? लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ भी समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है? हाँ, इसकी रेंज क्या होगी, मैंने क्या बताया अभी? 0 से 1 किलोमीटर तक। मतलब ये जो नेटवर्क है इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, 0 से 1 किलोमीटर तक लिखना। इसमें डेटा कम्युनिकेशन फास्ट होगा। फास्ट कम्युनिकेशन मतलब तेजी से होगा। हिंदी वालों, अगर जहां पे भी लगे ज्यादा हिंदी हो रहा है, मतलब इंग्लिश हो रहा है, तो बोल देना। वैसे भी मैं बाइलिंगुअल बोल रही हूँ, ठीक है, लिख बस नहीं रही हूँ। जहां भी लगे कि ज्यादा इंग्लिश हो रही है तो बोल देना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना पूरा? ठीक, आपसे पूछ रही थी। ठीक, नहीं मतलब हिंदी, मतलब इंग्लिश तो नहीं हो रहा है ज्यादा? अच्छा, पूरा इंग्लिश से ही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन फास्ट होगा। अब हम लोकल एरिया नेटवर्क के और भी इसके टाइप्स है, लोकल एरिया नेटवर्क के, वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिखना पैन। इसका पहला टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, पहला इसका इसका पहला हो जाएगा पैन। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब लगभग 10 मीटर तक का जो नेटवर्क होगा। एग्जाम्पल इसका ब्लूटूथ। ठीक है, पैन एरिया नेटवर्क मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी? लगभग 10 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स लिख देना, लगभग लिख देना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ब्लूटूथ। इसका एग्जाम्पल ब्लूटूथ। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क।
कैंपस एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज लगभग मतलब हाँ 500 मीटर, 500 मीटर लिख सकते हो। कुछ कुछ कैंपस और भी बड़े होते हैं, 1 किलोमीटर तक भी, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस के। तो इसमें लिख देना एग्जाम्पल, स्कूल कॉमा कॉलेजेस के कैंपस। कैंपस तो समझ में आता है ना क्या है, कैंपस को कैंपस ही बोलेंगे। कैंपस समझ में आता है ना, पूरा जो एरिया है स्कूल का। क्या, प्रांगण, परिसर, ठीक। इतनी हिंदी तो हिंदी वाले भी नहीं बोलते होंगे डेली में, बोलते हैं कि बताओ? ठीक है, कैंपस ही बोलते हैं कि चलो स्कूल के कैंपस में। मैंने बताया कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो स्कूल और कॉलेजेस के जो कैंपस है वहां पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है। लोकल मतलब हम लोकल में डेटा शेयर कर रहे हैं वाईफाई से, ब्लूटूथ से, ठीक है, वो सब पैन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है डब्लू, एक सेकेंड, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क तो है जिस, हाँ ये भी लैन का ही है, ठीक है। ये पेन जैसा ही काम करता है लेकिन वायरलेस होता है। इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज होता है, ठीक है। ये लैन ही है, 1 किलोमीटर तक डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो इसमें लिख देना, इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि जैसे वैन का हमें पता है, ठीक है, वाइड एरिया एरिया नेटवर्क, लेकिन डब्लू लैन का क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके आगे लिख दो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और ये किस कार्ड का यूज करेगा, एनआईसी। एनआईसी का भी पहले फुल फॉर्म पूछा गया है, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर 1976 वाला दूसरा है, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाला दूसरा है, ठीक है ना। बोलो वो भी नहीं पता है हमें तो, ठीक है। ठीक है, दो है निक, ठीक है, इसके फुल फॉर्म आ सकता है। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब डेटा संचार के लिए क्या यूज होता है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है। वो वाले निक का फुल फॉर्म आया है, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी आया था, 1976 वाला। वो भी मैं आगे बताऊंगी नेटवर्क में ही। हाँ मतलब जितने भी लोकल एरिया, कम भी हो सकती ज्यादा भी, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। फिर एक और होता है वीपीएन, ठीक है, ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब अगर कोई डेटा को हमें गोपनीय रखना है, ठीक है, प्राइवेट रखना है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज होता है वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसमें लिख देना किसी भी डेटा को गोपनीय रखने के लिए, किसी भी डेटा को गोपनीय रखने के लिए, मतलब टू कीप द डेटा प्राइवेट। नाम में लिखा हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना। लेकिन ये किसका भाग है, ये भी लैन का भाग है। वैसे जो वीपीएन है ये दूसरे नेटवर्क के भी भाग हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लैन का भाग है, ये लिख लेना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे लैन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। लैन मतलब 1 किलोमीटर तक जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, सिटीज, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हाँ ये 100 किलोमीटर तक, इसकी जो रेंज होती है वो 100 किलोमीटर तक हो सकती है। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, रेंज कितनी होगी, 0 से 100 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तक क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क था, ये 100 किलोमीटर तक होगा। और जो मैन है ये 2 या 2 से अधिक, अगर हम लैन को जोड़ देंगे तो मैन बन जाएगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक लैन से मिलकर मैन बनता है। 2 और मोर लैन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक लेन से मिलकर मैन बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि छोटे छोटे अगर लेन मिलेंगे तो मैन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। और अगर हमें दो शहरों को भी कनेक्ट करना है तो भी मैन यूज होगा, तो इसके आगे लिख दो दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट टू सिटीज, दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए, है ना, और पूरे शहर को भी कवर करता है। ठीक है, शहरों को कवर करता है मतलब सिटी कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। नाम में ही मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। ठीक है, तो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, एक या दो शहर को कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। अब एक सिटी 100 किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होगी वैसे, भोपाल इतने में तो हो गया होगा, छोटी है ना। तो 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। कितनी है? पूरी नहीं नहीं, आप उसका बोल रहे होगे, पूरे भोपाल जिले का की बात कर रहे होगे आप। भोपाल जिले में तो और भी तो आते हैं, है ना। मैं भोपाल शहर की बात कर रही हूँ। ठीक, भोपाल जिले में और भी तो गांव आएंगे, अब कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं हम वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक बार मैं उसको दिखा भी दूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड लिखना। ये दूसरा था, अब तीसरा वैन। कितने किलोमीटर होगा ये, इसकी रेंज कितनी होगी? वाइड एरिया है मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा, 100 किलोमीटर से ज्यादा, मोर देन 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से ज्यादा के लिए वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। ठीक है, अब वाइड एरिया है तो पूरे जो वर्ल्ड में यूज हो रहा है ना, वो सब वाइड एरिया नेटवर्क मतलब। अब इसका क्षेत्र बड़ा है तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी इन नेटवर्क्स के कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, वर्ल्ड में जो यूज हो रहा है पूरे दुनिया में, वो वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज हो रहा है। ठीक है, क्या बताया ना मैंने, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सिर्फ पैन एरिया नेटवर्क। क्या है इसका फुल फॉर्म? अच्छा, एक तो जैन होता है, GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, पूरा ग्लोबली होता है। पैन, हाँ हाँ, अच्छा ग्लोबली के लिए उसका दूसरा नाम बोल रहे हो आप, पैन एरिया नेटवर्क। तो लिख लो एक और इसके बाद, चौथा ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जो इसको आप बोल रहे हो पैन एरिया नेटवर्क, ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क का ही है। लिख लेना ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज और भी ज्यादा होगी। ठीक है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। तो जैन ग्लोबल से ही करेगा ना। देखो वर्ल्ड वाला हमने वाइड में देख लिया, ग्लोबली हमें पूरा देखना है तो फिर वो सही जो बोल रहे हैं वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क में ही आएगा। अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो इसमें लिख लो, है ना, जो स्पेस कम्युनिकेशन वगैरह है उसमें ये यूज हो रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, अनलिमिटेड। हाँ हाँ, इन्फिनिटी। ठीक है, बचपन में वो गेम नहीं खेलते थे, किसी को बोल दिए तू ऐसा है, इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स मतलब। ठीक है, तो इन्फिनिटी है, उसकी कोई रेंज ही नहीं है, कितने भी टाइम्स हो सकता है। ठीक है, इसके नेटवर्क्स की हम एक बार वो देख लेते हैं।
इसमें तो सैन नैन क्या क्या आ गया। हाँ इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। इसको देखते हैं। देखो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क कहीं है क्या? ये लोकल एरिया का ये पेन दे दिया एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क का देख लेते हैं। लोकल एरिया में मैंने बताया था, ये पुराना आ गया क्या? हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क का मैंने एग्जांपल बताया था, पैन होता है मतलब लैपटॉप स्मार्टफोन वगैरह हमको इधर से पास में मतलब एक एक 1 किलोमीटर तक या तो फिर 10 मीटर तक, है ना। पैन तो 10 मीटर तक है, इतने इतने रेंज में डेटा ट्रांसफर करना है तो पैन का यूज होगा। इसकी फोटो देख लो एक बार ऐसा। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, एक सिटी है, एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है, सिटी सिटी में हमें अगर कनेक्ट करना है, इसकी रेंज क्या थी वैसे, है ना, 100 किलोमीटर तक, 0 to 100 किलोमीटर तक अगर हमें सिटी सिटी में ही कनेक्ट करना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है मेट्रोपॉलिटन क्या होती है, सिटीज होती है, इसीलिए वैसे। फिर है कैंपस। कैंपस मतलब ये बिल्डिंग है कैंपस की, कैंपस की बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग्स है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स, अगर एक कैंपस है वहाँ पे हॉस्टल भी है, मैस है, सब कुछ है, इसको कनेक्ट करना है तो वहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर हमने पढ़ा वैन नेटवर्क मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। हमें जब वर्ल्ड में पूरा कनेक्ट करना है, जैसे ये सिटी है, सिटी को गवर्नमेंट से करना है, ठीक है, ग्लोबली, ग्लोबली नहीं बोलूंगी, इंटरनेशनली लेवल पे भी करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क। और एक और हमने पढ़ा था जैन। जैन मतलब ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो आपने बताया था स्पेस कम्युनिकेशन सब कुछ में जैन यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। क्या हुआ? सैन भी था क्या वहाँ पे? नहीं, इतने ही याद रखो, इतने ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा वैसे तो फिर हर चीज़ मिल जाती है, इतना ही। मैन, लैन, वैन और एक और ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इतने ही याद रखना। और हमने लैन के भी देख लिए, एक तो क्या था, पैन था, पर्सनल एरिया, फिर कैंपस एरिया, इतने ही कुछ है, वो नाम से ही समझ में आ रहे हैं, कैंपस के लिए पर्सनल मतलब 10 मिनट 10 मीटर के लिए, बस इतना ही है। ठीक है, फिर और नेटवर्क के टाइप्स लिखना है हमें अवेबिलिटी के आधार पर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी, हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला है इंट्रानेट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, अवेलेबिलिटी के आधार पर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अवेलेबिलिटी या फिर उपयोगिता। बताओ, सबसे पहले इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब देखो, हम यहीं की बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसएन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। इसमें अगर हमको इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब इंट्रा कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज होगा, इंट्रानेट। अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना है तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रानेट। ठीक है, और इंटरनेट तो फिर मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करता है वो इंटरनेट हो जाता है। इंटरनेट समझ में आया? ठीक है, तो इसमें लिख लेना पहला इंटरनेट ही लिखना है, उसको हिंदी में भी इंटरनेट ही लिखिए। ठीक है, इंटरनेट, ये लिखना, एक संगठन, एक संगठन या कंपनी के द्वारा उपयोग होने वाला, ठीक है, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक कंपनी या संगठन के द्वारा उपयोग होने वाला। ठीक है, ठीक। दूसरा, दूसरा क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रानेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रानेट। इंट्रा मतलब सिर्फ हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर एक्स्ट्रा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे, तो एक दूसरे से करेगा।
से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ बोलिए। मतलब एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम, हाँ, एसएसएन कनेक्ट कर लेगा दूसरी कोचिंग से, तो वो एक्स्ट्रा नेट हो गया। इंट्रानेट में, लेकिन इंट्रानेट में क्या कर रही हूँ मैं, यही यहाँ के बच्चे यहीं के बच्चों से बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बस ऐसा नहीं है। लेकिन इंट्रानेट में क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जो, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ के वर्कर, वहाँ के कर्मचारी सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो वो इंट्रानेट मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन अगर टीसीएस इन्फोसिस एक दूसरे से कनेक्ट करेगा तो वो एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेगा तो फिर एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आप? और सिर्फ वहीं वहीं के कनेक्ट कर रहे हैं तो इंट्रानेट। ठीक, हाँ, और थर्ड क्या है जो हम अभी जिस हाँ बोलिए, दौर में जी रहे हैं, इंटरनेट, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑनलाइन में, ये तो इंटरनेट का है, वो इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट का नहीं है, वो तो एक तरीके का हमें बाहरी नेटवर्क ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, वाईफाई इन दोनों का एग्जाम्पल नहीं है इंट्रा एक्स्ट्रा का, वो इंटरनेट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके एग्जाम्पल, अब इसमें जो एक नेटवर्क यूज होता होगा, बोलो। हाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज का यूज कर रहे हैं तो वो इंट्रानेट का हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई नेटवर्क है, मैं इससे कनेक्ट कर रही हूँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, और वो भी वो गोपनीय नहीं है, ठीक है, वो दूसरे से शेयर हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा नेट का पार्ट हो जाएगा। और इंटरनेट तो सबके लिए ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना? समझ में आ गया है ना कि हमारा नेटवर्क है, सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, हमारे ही लोग यूज कर रहे हैं, तो वो इंट्रानेट। हम दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने नेटवर्क से उनके नेटवर्क तक, तो फिर वो एक्स्ट्रा नेट। और मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर वो इंटरनेट हो जाएगा। तो इंटरनेट में लिख देना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, को जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, है ना? समझ में आ गया इतना? बिल्कुल। कोई भी डाउट? कुछ भी हो पूछ लो, आईसीटी वाला जो हमने बेसिक पढ़ा उससे भी कुछ हो, एक्ट से कुछ हो, कोई डाउट? ऐसा लग रहा है कि बस मैम कोई डाउट नहीं है, अब आप चले जाओ। क्या? आएंगे क्वेश्चंस, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कल से हम लोग इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो सके तो मैं कल पहली यूनिट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, पहले वो सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो सके, वो ज़्यादा बेटर है ना? देखती हूँ मैं, कंफर्म नहीं बोल रही बट फिर भी आई ट्राई। वो प्री कम मेंस है, प्री का भी है। हाँ, दोनों में है, वो प्री का भी है मेंस का भी। देखो प्री में क्या होता है, प्री और मेंस की पढ़ाई कोई अलग नहीं होती। ठीक है, आप जो मेंस में पढ़ोगे आपको थोड़ा डेटा, मतलब क्या पढ़ना, इंफॉर्मेशन उसकी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन उसमें से जैसे कुछ डेटा, जैसे मैंने आईटी एक्ट पढ़ाया, उसमें से क्या पूछ लेगा प्री में कि आईटी एक्ट लागू कब हुआ, और मेंस में क्या आ जाएगा, बस दे देगा 5 नंबर में, या तो 2 नंबर में, छोटे में भी दे सकता है, या तो 10 नंबर में भी आ सकता है कि आईटी एक्ट समझाओ, तो आप उसके प्रावधान समझाओगे, सारी चीज बताओगे। ठीक है, तो मेंस और प्री में ऐसा है, प्री में आपको फैक्ट्स निकालने आने चाहिए, तो हम अभी प्री का मेंस दोनों पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस मेंस में भी, अगर आप सिलेबस उठा के देखो थर्ड पेपर में, इसमें मेंस का भी यही दिया हुआ है। 2-3 टॉपिक है एक्स्ट्रा, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, हो सके तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी क्लास में। ठीक है, प्रीलिम्स की एक यूनिट कंप्लीट हुई है, यूनिट 9 में है। नहीं नहीं नहीं, एक 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 लाइन, हाँ आप जो बोल रहे हो वो लाइन, एक यूनिट मतलब उस यूनिट की एक यूनिट कंप्लीट हुई, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ऐसा बताया मैंने। पहले ही अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस उठाओगे तो पहले ही दिया हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्लीट हुआ है बोल रही हूँ मैं।
ठीक है। और मेंस में भी उसके टॉपिक्स दिए हुए, डायरेक्ट दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या है, तो उसके वो भी मैंने पढ़ा दिया, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसकी क्लासेस डली हुई है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो तो पहले वो देख लेना फिर कंटिन्यू करना। वैसे भी मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया नेटवर्क, तो वो तो आज से नया ही हुआ है, तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो।